आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम इकाई 7 पढ़ेंगे भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये हम एससीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 8 की भूगोल बुक की हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप शेष अध्याय नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए, आज विद्यालय में सुबह से ही खूब चहल पहल थी, क्योंकि आज विद्यालय ने वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा की जानी थी। कुछ बच्चे अकेले तो कुछ बच्चे अपने अभिभावक के साथ विद्यालय प्रांगण में चेहरे पर अलग अलग भाव लिए आ रहे थे। सभी बच्चे विद्यालय प्रांगण में खड़े होकर के आपस में बातें कर रहे थे। इतने में प्रधानाध्यापक के द्वारा घोषणा ये हुई कि सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले जाएं। सभी बच्चे कक्षा में चले गए। थोड़ी ही देर में कक्षाध्यापक में पहुंचे और छात्रों के बीच रिपोर्ट कार्ड वितरित का सदन में आकर बैठ गए। अध्यापक के चले जाने के बाद छात्र परीक्षा परिणाम पर चर्चा करने लगे। हर कोई दूसरे के अंक और कक्षा में अपने स्थान के बारे में जानने को उत्सुक था। इस कारण कक्षा में बहुत शोर हो रहा था। अचानक अंजू के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सभी बच्चों को बैठने के लिए कहा और चाक का एक टुकड़ा लेकर के श्यामपट्ट पर सभी बच्चों के रोल नंबर पुकार करके उसके प्राप्तांक लिखने लगी। रोल नंबर 1 के 415 ये उनके रोल नंबर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आंकड़ा अथवा संग्रह प्राप्तांक सूचनाओं व जानकारियों का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। अर्थात प्राप्त सूचनाओं व जानकारियों का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। जब इन आंकड़ों को तालिका व चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तब हम उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इस आधार पर अंजू ने बताया कि क्रम संख्या 4 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वही क्रम संख्या 10 दूसरा स्थान और क्रम संख्या 9 तीसरे स्थान प्राप्त किया। इसी बीच अध्यापक का कक्षा में प्रवेश होता है। अध्यापक ने पूछा, ये तालिका किसने बनाई? अंजू ने कहा, मैंने। ये हमारा परीक्षा फल है जिसे मैंने तालिकाबद्ध किया है। इससे हम कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों के नाम पता कर रहे थे। अध्यापक ने पूछा, इसी तालिका हम कहाँ बना सकते हैं? अंजू ने कहा, उपस्थिति बोर्ड से भी ये जान सकते हैं कि कौन सा छात्र सबसे अधिक दिन उपस्थित रहा और कौन सा सबसे कम दिन उपस्थित रहा। अध्यापक ने कहा, आंकड़ों की आरेखों के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। आरेखों में आंकड़े रेखाओं, दंडों, वृत्तों, चित्रों आदि का रूप धारण कर लेते हैं। इससे आंकड़े सजीव हो उठते हैं। परवेज ने पूछा, सर आंकड़ों और आरेखों और आंकड़ों को प्रदर्शित करने के क्या लाभ हैं? अध्यापक ने कहा, आंकड़ों की लंबी चौड़ी सूचनाओं को आरेखों के द्वारा आसानी से समझा और समझाया जा सकता है। चूँकि आरेख चित्र गम होते हैं इसीलिए आकर्षक और मनोरंजक होते हैं। इनके द्वारा प्रभावी प्रवृत्ति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कंचन ने पूछा, सर आरेखों के कुछ प्रकार भी होते हैं? अध्यापक ने कहा, हाँ, आरेखों के कई प्रकार होते हैं। इनमें प्रमुख है रेखाक्रम अर्थात लाइन ग्राफ, दूसरा दंड आरेख अर्थात बार डायग्राम, वृत्त आरेख अर्थात पाई डायग्राम कहते हैं। आरेखों का चयन। दिवाकर ने पूछा, सर क्या सभी आंकड़ों को इन तीनों आरेखों में दिखाया जा सकता है? अध्यापक ने कहा, आंकड़े विभिन्न तरह के हो सकते हैं। आंकड़ों के आधार पर आरेखों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, तभी आंकड़ों का सही प्रस्तुतिकरण ही हो पाता है। उपयुक्त आरेखों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आंकड़े की प्रकृति क्या है। आंकड़ों में यदि विभिन्न वर्षों के उत्पादन का जनसंख्या के दिखाना होता है तब रेखा ग्राफ का चयन किया जाता है। रेखा ग्राफ के द्वारा संबंधी आंकड़ों को दिखाया जाता है। इसके विपरीत जब आंकड़ा
कुछ देशों, फसलों, वर्षों इत्यादि का होता है, तब उस परिस्थिति में दंड आरेख का चयन करते हैं। परंतु जब किसी आंकड़े के समूह में विभिन्न देशों, राज्यों आदि के साथ ही एक आंकड़ा अन्य या शेष देशों या राज्यों के साथ कुल यंग में होता है, तब इस परिस्थितियों में वृत्त आरेख का चयन करते हैं। रेखा आरेख क्या है? रैखिक ग्राफ में आंकड़ों को एक रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों तथा वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन इत्यादि को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। आप रेखा आरेख को देख सकते हैं। कुछ रेखाओं के माध्यम से हम यहाँ पर इसको प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम रेखा आरेख कहते हैं। रेखा ग्राफ बनाने का नियम। रैखिक ग्राफ का एक स्पष्ट और उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। ग्राफ बनाने से पहले उपयुक्त मापनी का चयन करना चाहिए। वाई अक्ष पर मापनी 0 से प्रारंभ किया जाता है। ग्राफ में अंकित बिंदुओं को सीधी या वक्र रेखा के द्वारा मिला देते हैं, पर रेखाओं की मोटाई एक जैसी ही होनी चाहिए। महीने, वर्ष, राज्य, देश आदि को एक्स अक्ष पर दिखाना चाहिए तथा उत्पादन, जनसंख्या आदि निर्भर करने वाले आंकड़े जो वाई अक्ष पर खड़ी रेखा पर दर्शाते हैं। अर्थात जो ये बड़ी लाइन है ये एक्स होता है, खड़ी लाइन यहाँ पे वाई होता है, और ये दोनों कहीं जीरो पे जा कर के मिलते हैं। इनके बीच की जो रेखाएं होती हैं सीधी रेखा या वक्र के नुमा होती हैं, बट इनकी जो मोटाई की बात किया जाता है, इन रेखाओं की मोटाई एक जैसी ही होनी चाहिए। यही है इसकी विशेषताएं। दंड आरेख अर्थात बार डायग्राम। दंड आरेख में आंकड़ों को दंड या आयतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता। इसमें सभी दंडों या आयतों की चौड़ाई समान होती है, लेकिन ऊंचाई के आंकड़ों के अनुसार लंबी व छोटी हो सकती हैं। दंड आरेख के नियम। दंड शब्द का प्रयोग एक आयत के लिए किया जाता है। आरेख के सभी दंडों की चौड़ाई एक सी रहती है, लेकिन ऊंचाई व लंबाई प्रदर्शित मूल्यों के अनुसार बदलती रहती है। चौड़ाई सभी परिस्थितियों में एक समान रहती है। दो दंडों के बीच की दूरी समान रखी जाती है तथा सामान्यतः दंडों की चौड़ाई से कुछ कण रखी जाती है। सभी दंडों को एक ही आधार रेखा पर बनाया जाता है। दंडों को सुस्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए उनमें रंग भर दिया जाता है। प्रदर्शित मात्रा के उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के अनुसार मापनी का चयन किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, ये चीज़ें हर जगह सेम रहेंगी, लेकिन दंड आरेख में इनके बीच की दो दंड आरेख समान होगा, लेकिन इनकी ऊंचाइयाँ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इनकी जो मोटाई है वो सेम ही रहेगा। उसी को दंड आरेख अर्थात यह देखा जाए एक आयत के नुमा है बना हुआ दंड आरेख है। वृत्त आरेख। जब आंकड़ों के समूह के विभिन्न इकाइयों के हिस्से को प्रदर्शित करना हो तो इसके लिए वृत्त आरेख का प्रयोग किया जाता है। इसमें वृत्त समस्त मात्राओं के योग का परिचालक होता है। वृत्त के डिग्री के आधार पर विभिन्न दंडों में बांट दिया जाता और बांट कर प्रभावित मात्राओं को प्रतिशत में दिखाया जाता है। तब ऐसे चित्रों को वृत्त आरेख कहते हैं। जैसे निम्न सारणी में भारत में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत आंकड़े हैं, उसे हम वृत्त आरेख में बदल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वृत्त आरेख है जिसमें कुआं है, नहरें हैं और तालाब हैं और इसके अन्य स्रोत हैं। हम इसे वृत्त आरेख कह सकते हैं। आंकड़ों को डिग्री में बदल करके तब उन्हें हम वृत्त में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनके बीच का कोई ना कोई कोण बना है, इसको हम डिग्री में बदल करके उसे बांट सकते हैं। वृत्त आरेख को चक्र आरेख भी कहा जाता है। वृत्त आरेख बनाने के पहले आंकड़े के समूह को अवरोही क्रम में दिखाया जाता। सबसे पहले आंकड़ों के अंकीय मान का कुल योग प्राप्त करते हैं। ये कुल योग 360 को दिखाता है। इसी अनुपात में विभिन्न इकाइयों के लिए भी अंकीय मान का मूल डिग्री में निकालते हैं। इसके बाद इनका आरेखन ड्राइंग पेपर पर वृत्त के अंतर्गत करते हैं। कभी कभी आंकड़े प्रतिशत में दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुल प्रतिशत 100 होता है
और ये 100% 300 डिग्री को प्रदर्शित करता है। इसी अनुपात में विभिन्न प्रतिशतों के आंकड़ों को आरेखन वृत्त के अंदर करते हैं। अध्यापक ने कहा, इन प्रकार ग्लोब की विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु के अध्ययन और स्पष्टीकरण के लिए अलग अलग प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं, जिससे कि तथ्यों की तुलना और विश्लेषण की सुविधा हो जाती है। आज बच्चे रिजल्ट वाले दिन भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कर बड़े खुश हुए और अध्यापक का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर चले गए। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। किस आरेख का दूसरा नाम चक्र है? तो ये वृत्त आरेखों का चयन किस बात पर करते हैं? आंकड़ों की प्रकृति, आंकड़ों की लंबाई, आंकड़ों के गणितीय स्वरूप या उपरोक्त सभी पर करते हैं। वक्र रेखा के द्वारा दिखाया गया आरेख क्या कहलाता है? वक्र आरेख के द्वारा रेखीय आरेख कहलाएगा। वाई अक्ष के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों का चयन किया जाता है? स्वतंत्र आंकड़े, इनमें से कोई नहीं, निर्भर करने वाला, या सभी गलत हैं? बताइए, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? तो ये 360 के बराबर होता है। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। तो ये बुक भी क्लास 8 की समाप्त होती है। ये क्लास 8 के भूगोल की ये लास्ट चैप्टर था। क्या था? ये लास्ट चैप्टर था। तो अब हम मिलेंगे एक नई बुक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त